स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 13 का तीसरा टॉपिक ओहम्स लॉ और हमारा तीसरा लेक्चर इस पे। ओहम ने ये स्टेट किया था कि करंट फ्लो करने की बेसिक वजह है पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेटर विल बी द करंट। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference occur at its end, provided that physical state and the temperature of the conductor does not change। कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, हमने इसको बैटरी के टर्मिनल से ज्वाइन कर रखा है, तो इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट की अमाउंट डिपेंड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा? इस एंड पर और इस एंड पर जो पोटेंशियल है, एक तरफ हाई पोटेंशियल, दूसरी तरफ लो पोटेंशियल, तो इन दोनों का जितना डिफरेंस होगा, जितना इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी हिसाब से करंट की वैल्यू होगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर विल बी द करंट, लेसर इज द पोटेंशियल डिफरेंस लेसर विल बी द करंट। अब यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखिएगा, सपोज हमारे पास हाई पोटेंशियल है 100 पे, लो पोटेंशियल इस वक्त है 20 पे। हाई पोटेंशियल की ये एग्जांपल ए है। सिचुएशन नंबर बी ये है कि हाई पोटेंशियल है 220 पे, लो पोटेंशियल की वैल्यू है 200। करंट कहाँ ज़्यादा होगा? तो याद रखिएगा, आपने पोटेंशियल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं देखनी, आपने देखना है पोटेंशियल डिफरेंस को। अगर सिचुएशन ए में देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है 80 का। हाई टर्मिनल 100 पे है, लो 20 पर है, तो दोनों का डिफरेंस निकालें तो ये बनता है 80 वोल्ट। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो ये बनता है 20 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर करंट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम होगा। सो करंट की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है? करंट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है तो हम यूँ लिखते हैं इसको जी, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, मोस्टली ना बुक्स के अंदर इसको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V की जगह V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा जाता है। अगर टेक्निकल बुनियादों पर देखें तो ये इक्वेशन गलत है। ये रिलेशन ये इसलिए गलत है कि करंट डिपेंडेंट है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट है। तो आपने इंडिपेंडेंट को जो है वो बाद में लिखना होता है, जो डिपेंडेंट है उसको पहले लिखना होता है, क्योंकि करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो दोनों तरह से आपकी बुक पे लिखा हुआ है तो उस हिसाब से हम उसको ठीक कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर इसको डिटेल में टेक्निकली देखें तो गलत थी वो बात। भारत आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो इट विल बी इक्वल टू V ओवर R। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट 1/R। और अगर आप वो दूसरी इक्वेशन जिस तरह पहले पढ़ते रहे, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो आप यहाँ पर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह R कांस्टेंट यहाँ पर। और अगर इस फार्मूला को भी ठीक करके रीअरेंज करके लिखें तो R मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से भी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल्स टू IR बनता है। साथ प्रोवाइडेड दैट, साथ कंडीशन है, ओहम्स लॉ की दो कंडीशन भी हैं, दो शराइत हैं। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर 1, the temperature of the conductor does not change. Temperature of the conductor does not change। कि जिस भी आप कंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है, द फिज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट चेंज। फिज़िकल स्टेट ऑफ कंडक्टर शुड नॉट चेंज, के कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट भी चेंज ना हो। फिज़िकल स्टेट से मुराद ये है कि कंडक्टर कैन बी सॉलिड, कंडक्टर कैन बी लिक्विड, कंडक्टर कैन बी गैस। यस, गैसेस में से भी करंट पास करता है।
गैसेस में से करंट पास करने की एग्जांपल आपने यूँ पढ़ी थी, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में जब आप कम कर देते हैं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो गैस पार्टिकल्स के अंदर वो जो एलिमेंट जिस गैस को आपने फिल किया है वो गैशियस फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स वो करंट पास करते हैं। तो गैसेस की में से भी करंट पास होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। एयर में हमारे इर्द गिर्द क्यों नहीं करंट पास करता? बिकॉज इस एयर का टेम्परेचर इस एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। करंट पास करने के लिए एयर में से या गैसेस में से सिचुएशन एक ही है, द पोटेंशियल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी वेरी लो। बहरहाल फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट चेंज, कि जिस कंडक्टर को आप यूज़ कर रहे हैं ऐसा ना हो कि ये मेल्ट हो रहा है। अगर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई तो अब ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर अब हमारे पास है, सपोज कॉपर सॉलिड कॉपर लिक्विड, दोनों केसेस में कंडक्शन करती है, लेकिन दोनों केसेस के अंदर कंडक्शन की जो वैल्यू है वो एक जैसी नहीं है। तो जब कंडक्शन की वैल्यू एक जैसी नहीं है तो हमारे रिजल्ट ऑटोमेटिकली डिफरेंट आएंगे। अब इस सारे को मेजर करने के लिए हम सेटअप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, तो वो सेटअप कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम कोई भी अप्लायंस यूज़ करते हैं, कोई भी अप्लायंस से मुराद आपने यहाँ पर कोई बल्ब लगा लें, कोई भी आप इधर कुछ भी अप्लायंस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक बल्ब, इस बल्ब को मैंने अटैच किया बैटरी के साथ, तो यहाँ पर लगी हुई है जी एक बैटरी, ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। फिर आपने यहाँ पे करंट की मेजरमेंट के लिए लगा रखा है एम मीटर, और एम मीटर आपको पता है एम मीटर हमेशा सीरीज़ कम्बिनेशन में लगाया जाता है करंट के उसी पाथ के अंदर, ठीक है, एक ही पाथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और फिर इसके पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है। 10th क्लास फिजिक्स में आपने सीखा था कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, तो ये हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। यहाँ पर हम लगा देंगे अपनी की या स्विच। अब दो सिचुएशंस हैं, अब अगर तो यही सेटअप रहेगा ना तो आप पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि एक ही बैटरी लगी हुई है, पोटेंशियल सेम रहना। इस बैटरी का पोटेंशियल है V, लेट्स से, तो वही यहाँ पर हमें अपेयर हो जाएगा, यहाँ पर हमें करंट की वैल्यू अपेयर हो जाएगी, मेजर हो गई, दैट्स इट। इस बैटरी को हटा दें, एक नई बैटरी लगा दें जिसका पोटेंशियल डिफरेंट हो। अब नोट करें, आप नोट करेंगे कि जब आप हाई पोटेंशियल की बात करते हैं करंट की वैल्यू ज़्यादा है, जब आप लो पोटेंशियल की बात करते हैं बैटरी छोटी लगा रहे हैं करंट भी कम है। इसके लिए दूसरा तरीका ये किया जा सकता है कि आप यहाँ पर कोई वेरिएबल रजिस्टर लगा दें। वेरिएबल रजिस्टर लगाने पर आपको ये बैटरी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करें। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल और करंट दोनों कम हो जाएंगे, जब रेजिस्टेंस कम होगी पोटेंशियल और करंट दोनों बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है करंट भी बढ़ जाता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है करंट भी कम हो जाता है। तो जब आप इसका प्रैक्टिकल करते हैं या आपसे वैसे एक डायग्राम पूछी जाती है तो ये डायग्राम आपने सेटअप के लिए बनाकर आनी है वहाँ पर बोर्ड में, कि इस फॉर्मूले की मदद से, इस तरीक़ेकार की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन फाइंड करते हैं। ये है सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम बात करते हैं अपने इस कांस्टेंट की, कि ये जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्या चीज़ है। दिस कांस्टेंट R इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्टेकल, ऑपोजिशन। कि करंट जब किसी कंडक्टर में से पास करता है तो वो करंट को ऑपोजिशन ऑफर करता है। वो ऑपोजिशन क्यों ऑफर करता है? तो उसके लिए हमें इस कंडक्टर के हमें एटॉमिक लेवल पे जाकर बात करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि इस कंडक्टर में से करंट के पास करने की रीज़न क्या है। तो इस कंडक्टर में करंट पास करने की एक्चुअल रीज़न है द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। ठीक हो गया। अब अगर मैं रियल करंट की बात कर रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स गुजरते वक्त एटम के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड भी करेंगे। एटम्स के न्यूक्लियस के साथ इनकी कोलिजन होगी। इस कोलिजन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी, कम होगी। क्या आप सीधा सीधा मूव कर रहे हो, सामने से कोई चीज़ हिट कर जाए तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब
इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की स्पीड कम हो गई तो वो रास्ते में क्या चीज़ है, असल में एक रुकावट है। वो रुकावट किस वजह से है कि एटम के न्यूक्लियस अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये जब वाइब्रेट करेंगे तो इस मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन इनसे कोलाइड करेगा। इस कोलिजन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन, ये रुकावट है जो करंट की वैल्यू को कम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से करंट कैसे कम होता है, तो हमने पढ़ा था करंट इज इक्वल टू Q/T। अब जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा, टकराने पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, टकराने पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इट मीन्स इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू पास। अगर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक जाना हो, कोई कोलिजन ना हो, वो स्पीडली पास कर जाएगा। लेकिन अगर उसकी कोलिजन हो, उसकी स्पीड कम होगी एंड इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू पास थ्रू द कंडक्टर। व्हेन इट विल टेक द लॉन्गर टाइम, यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ टाइम इंक्रीजेस, and whenever the value of time increases, the amount of current will decrease because time has an inverse relation with current I। कि जब वेलोसिटी ज़्यादा थी, टाइम कम होगा, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से गुजर रहे तो रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा, करंट की वैल्यू ज़्यादा। लेकिन जब टाइम ज़्यादा लगेगा, रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो कम होगा, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस, रुकावट करंट की वैल्यू को चेंज करता है। और यही वजह थी ओहम ने ये दो कंडीशंस रखी। क्यों ये कंडीशंस रखी? क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर R इज प्लेइंग अ रोल ऑफ कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये R कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये R भी वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर R वेरिएबल हो गया तो ओहम्स लॉ अप्लाई होने वाला नहीं है, जबकि R इसमें क्या चीज़ है, कांस्टेंट। R वेरिएबल कैसे होगा? सपोज करें कि हमने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, या टेम्परेचर हम ना भी बढ़ाएं, टेम्परेचर ने ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर रहा है एंड कोलिजन ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स इंक्रीज इन टेम्परेचर। लो जी, टेम्परेचर बढ़ गया कंडक्टर का। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर के बढ़ने से यही एटम जो पहले स्लो वाइब्रेशन कर रहा था, इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। एंड जब इसकी वाइब्रेशंस तेज़ हो जाएंगी, इसका साथ वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। दो इफ़ेक्ट होंगे। नंबर वन क्या होगा कि इसकी वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनामिक्स, वहाँ पर आपने पढ़ा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या चीज़ बढ़ रही है? वेलोसिटी। तो इस एटम की वाइब्रेशन की वेलोसिटी बढ़ेगी। दूसरा जो इफेक्ट होगा, इसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब आपने इस सॉलिड का टेम्परेचर इसका बढ़ जाना है तो बढ़ने पर इट विल ट्राई टू एक्सपैंड। जब ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा तो उसमें क्या होगा, एटम्स का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा। मतलब एक एटम पहले वाइब्रेट करके इस पॉइंट तक आ रहा था, अब ये वाइब्रेट करके यहाँ तक जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन के चांसेस हैं वो बढ़ गए, क्योंकि ये एटम एक तो बहुत तेज़ वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रही, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई, तो ऑटोमेटिकली ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाए तो ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो यही पहली कंडीशन है, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज कर दें इसको, कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, शुड नॉट चेंज। और दूसरी फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इसलिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट तीनों के अंदर कंडक्शन एक जैसी नहीं है। जब तीनों के अंदर एक जैसी कंडक्शन नहीं तो तीनों के अंदर रेजिस्टेंस भी एक जैसी नहीं है। अगर तीनों के अंदर रेजिस्टेंस एक जैसी नहीं तो फिर आप क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस फिर वेरिएबल हो रही है? नहीं, रेजिस्टेंस तो इस फॉर्मूले में कांस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसको आप चेंज नहीं होने दे सकते। तो इसलिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट चेंज, द
फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट चेंज, कि ना तो फिजिकल स्टेट चेंज हो ना टेम्परेचर चेंज हो। तो ये था कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? इट इज़ द ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। दूसरी चीज़ इसमें जो आपने लिख के आनी है वो ये कि आपने इसको फार्मूला, इसका यूनिट, वो सब चीज़ें। तो रेजिस्टेंस का जब आप यूनिट फार्मूला लिखते हैं तो R इज़ इक्वल टू V ओवर I, यही फार्मूला R मल्टीप्लाई I डिवाइड, सही, उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये इसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट चीज़ इसमें यूनिट, तो अगर हम इसके यूनिट पुट करें तो हम यूँ पुट कर सकते हैं R इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पेयर, सो वोल्ट पर एम्पेयर। और इस चीज़ को चूँकि रेजिस्टेंस को सबसे पहले डिफ़ाइन किसने किया था? ओहम। तो हम रेजिस्टेंस के लिए यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर की जगह हम लिखते हैं ओहम, और ओहम के लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है कुछ इस तरह, और इस सिंबल का नाम है ओमेगा। दिस सिंबल इज़ कॉल्ड ओमेगा। ठीक हो गया, ये लैटिन लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है ओमेगा, तो यहाँ से हम इसका यूनिट लिखते हैं रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़, अब ओहम्स लॉ किन किन चीज़ों पर अप्लाई होगा वो देखना है, और ये रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे रेजिस्टेंस जिन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, उनमें से लेंथ, उनमें से एरिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी हमने पढ़ी है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और लास्ट चीज़, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, इसके उस सब्सटेंस का मटेरियल कौन सा है, कि जिस कि वायर बनी किस चीज़ से है। अगर वायर है एलुमिनियम की तो रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों कम होगी? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन एलुमिनियम 3 प्रोवाइड करता है। अगर वायर हो कॉपर की तो कॉपर की वायर 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्रोवाइड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर। तो एक तरफ एक एटम पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं फ्री, एक तरफ पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब मटेरियल भी मैटर करता है कि मटेरियल कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। नेक्स्ट चीज़ इसमें देखें तो नेक्स्ट यहाँ पर हमने बनाना है इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वोल्टेज और करंट के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हम प्लेस करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, करंट वाई एक्सिस के ऊपर प्लेस होगा। नेक्स्ट इसमें अगर वो वैल्यूज़ पुट करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि नेक्स्ट आगे जी, करंट और वोल्टेज के दरमियान में ग्राफ। आपकी बुक पे इस चीज़ को लिखा गया है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस के तौर पर। तो अगर ओहमिक सब्सटेंस हो तो क्या मतलब है? ओहमिक सब्सटेंस का मतलब है अगर ओहम्स लॉ अप्लाई हो। ओहमिक सब्सटेंसेस, ओहमिक सब्सटेंसेस ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई होता है। अगर ओहम्स लॉ अप्लाई हो रहा हो तो उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमने एक पैरामीटर को एक्स एक्सिस पर, दूसरे पैरामीटर को वाई एक्सिस पर, असूल के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस पर, करंट वाई एक्सिस पर, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पर होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वाई एक्सिस पर होती है, तो इनको अपने डिपेंडेंस के हिसाब से मेंशन कर दिया। साथ ये लग गया एरो कि वो इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ करंट बढ़ रहा है। अब जब ओहमिक सब्सटेंसेस होंगी तो क्या होगा, ओहम्स लॉ अप्लाई होगा कि थ्रू आउट हम ये नोट करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होगी ग्राफ के रिज़ल्ट के तौर पर। एक स्ट्रेट लाइन का रिज़ल्ट में आना इस बात की निशानदेही है कि ओहम्स लॉ अप्लाई हो रहा है। लेकिन इस दुनिया में हमारे पास अभी तक सिवाय चंद सुपर कंडक्टर्स के कोई सब्सटेंस ऐसी नहीं है जिस पर ओहम्स लॉ अप्लाई होता हो। क्यों? क्योंकि कोई भी आम वायर है जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो हीटअप हो जाती है, और जब वो हीटअप होगी ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर करंट उसमें से फ़्लो जो करना है वो उसकी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि जब वो हीटअप होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी।
रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका मतलब ओहम्स लॉ अप्लाई होना बंद हो गया। तो आपका ग्राफ जैसे ही कर्व हो, इस बात की निशानी है कि इस पॉइंट के बाद आगे ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ तक ओहम्स लॉ अप्लाई हो रहा है, इससे आगे ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। ओहम्स लॉ अप्लाई होने की सिर्फ एक ही निशानी है कि अगर वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो ओहमिक सब्सटेंसेस क्या हो गए? ऐसे सब्सटेंसेस जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और इनके ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो इनके ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब करंट और वोल्टेज की वैल्यू एक तसलसल के साथ बढ़ रही है, और ये जो ग्राफ की लाइन है ये हमें असल में प्रोवाइड कर रही होती है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि ये जो लाइन निकाली जाती है ये V और I का आपस में रिलेशन डिवाइड करके बनाते हैं, तो इन अ सेंस ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बता रही होती है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे हिस्से पर, नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस, ऐसी सब्सटेंसेस जिनके ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर हम ऐसी सब्सटेंसेस की बात करें तो एक मरतबा फिर हम करंट को प्लेस करेंगे y एक्सिस के ऊपर, और हमारे x एक्सिस पर हम प्लेस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। इस केस में आप यूँ कह लें कि आपने किसी सब्सटेंस को करंट प्रोवाइड किया, लेट्स से इट इज़ अ बल्ब। बल्ब के में से जब करंट पास करवाएंगे तो बल्ब के अंदर करंट पास करते वक्त ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए फॉर फ्यू सेकंड्स ये लाइन स्ट्रेट होगी, और उसके बाद ये लाइन कर्व होना शुरू हो जाएगी डाउनवर्ड। ये लाइन नीचे की तरफ कर्व होना क्यों शुरू हो गई? यहाँ तक ओहम्स लॉ अप्लाई हो रहा था, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे तो फ़ौरन से करंट की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, या फ़ौरन से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगी। इट विल टेक एक बिट अ लिटिल टाइम, कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अभी हमने सीखा टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, इट इज़ द ग्राफ फॉर नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस, ऐसी सब्सटेंसेस जिनके ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब करंट की वैल्यू नीचे की तरफ ही क्यों आई, तो उसके लिए भी लॉजिक सुन लें। यूँ है कि जब आपने बल्ब के साथ इसे कनेक्ट किया तो होता यूँ है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ी देर बाद। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज़ इक्वल्स टू V ओवर I। तो यहाँ से अगर मैं करंट निकालूँ I विल बी इक्वल टू V ओवर R। तो जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यही वजह है कि करंट का यहाँ से आगे डिक्लाइन शुरू हो जाता है। करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू फिर भी कम होती चली जा रही है। लास्ट एक तीसरा ग्राफ है इसके अंदर, और वो तीसरा ग्राफ बनाया गया है थर्मिस्टर्स के ऊपर। थर्मिस्टर असल में हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट पास करता है। ठीक है, थर्मिस्टर्स आ गए। नेक्स्ट तीसरा ग्राफ, दिट इज़ द ग्राफ ऑफ थर्मिस्टर्स। थर्म का मतलब ही यही है कि हीट, थर्म का मतलब ही यही होता है हीट, टेम्परेचर। तो थर्मिस्टर्स हीट डिपेंडेंट कंडक्टर्स, हीट डिपेंडेंट कंडक्टर्स, ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं कि जिनमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। वैसे हमने एक नॉर्मल रूल ये पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन थर्मिस्टर्स के केस में उल्ट हो जाता है। थर्मिस्टर्स के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। क्यों कम होती है? तो असल में थर्मिस्टर्स ज़्यादातर बने होते हैं ऐसे एलिमेंट्स के साथ
जिनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो ऐसी एक एग्जांपल है सिलिकॉन की। सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये सिलिकॉन आगे दूसरे सिलिकॉन से बॉन्डिंग कर लेगा तो अब सिलिकॉन हर तरफ से कवर्ड है मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। असल में यूँ होता है कि सिलिकॉन के लास्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। फर्स्ट शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो सिलिकॉन का क्रिस्टल कुछ यूँ बनेगा, एक सिलिकॉन, दरमियान में इस सिलिकॉन के टोटल वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सिलिकॉन को ड्रॉ करें, इसके वैलेंस शेल में भी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इस सिलिकॉन के 4, ये सिलिकॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, ये सिलिकॉन भी 4 ही इलेक्ट्रॉन रखता है। अब एक क्रिस्टल के अंदर इनकी आपस में बॉन्डिंग होगी ताकि इनके 8 पूरे हो जाएं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी किसी न किसी तरीके से बाउंड हो जाएं। तो क्रिस्टल के अंदर सिचुएशन ये होती है कि एक दरमियान वाला सिलिकॉन अपने इर्द गिर्द 4 बॉन्ड्स बनाता है बिकॉज इट हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसने 4 के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली, शेयरिंग हो गई, तो अब इस दरमियान वाले सिलिकॉन के लास्ट शेल में 8 इन अ सेंस पूरे हो चुके। ये सिलिकॉन भी क्रिस्टल में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, तो ये भी आगे किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। यूँ हर सिलिकॉन एक दूसरे से जुड़ा होता है और रूम टेम्परेचर पे करंट पास करवा लें इसमें से नहीं होता। रूम टेम्परेचर के ऊपर इट विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। अब जैसे ही ये गर्म होंगे, इनको आप टेम्परेचर, इनको हीट प्रोवाइड करेंगे, व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। और ये इलेक्ट्रॉन्स किस बेस पर फ्री हो रहे हैं? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ गया, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तक टेम्परेचर कम है ना, ये टेम्परेचर कम है, अभी बॉन्ड नहीं टूटा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट हुआ। भाई टेम्परेचर कम, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई करंट नहीं, अमाउंट ऑफ करंट इज 0। हीट करें, बॉन्ड तोड़ें, बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए दोनों, ये भी कंडक्शन करेगा, ये भी कंडक्शन करेगा। ठीक हो गया? टेम्परेचर कम था, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, टेम्परेचर बढ़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, करंट पास करेगा। करंट पास ना करने का मतलब क्या होता है? करंट पास ना करने का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। करंट पास करने का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस कम है, कि पहले रुकावट थी कि कोई करंट पास ही नहीं था कर रहा, अब रुकावट ख़त्म हो चुकी, इसका मतलब करंट पास हो रहा है। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी रेजिस्टेंस कम हो गई, क्योंकि पहले रुकावट ज़्यादा थी, करंट गुजर ही नहीं था रहा। अब टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, अब रेजिस्टेंस कम हो गई। तो ये हीट डिपेंडेंट कंडक्टर्स होते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, बट इन केस ऑफ थर्मिस्टर देयर इज लिटिल abnormal behavior. When temperature increases, amount of resistance decreases, hence the current will flow through the conductor. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, करंट की अमाउंट वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। तो इस केस के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इस केस में भी उसी तरह ग्राफ ड्रॉ होगा कि ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया जी वाई एक्सिस, इस तरफ हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पर वोल्टेज, इस एक्सिस पर करंट, यहाँ पर ये ओरिजिन, इन अ सेंस ज़रूरत नहीं है उसको बनाने की। अब शुरू पर इनमें करंट क्या है? कम है, और जैसे ही रेजिस्टेंस आपने कम की ऑटोमेटिकली करंट शूट कर जाएगा। तो आपको इसका ग्राफ कुछ यूँ मिलेगा कि शुरू पर करंट की वैल्यू बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और एकदम से ये वैल्यू शूट कर जाती है। ये यहाँ से इससे आगे जो टर्न हुआ ना, एकदम से टर्निंग पॉइंट हुआ, उसका मतलब ये था कि यहाँ पर जब टेम्परेचर पहुँचा तो उसके बाद एक कर्व बनी, जिसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत अमाउंट उनकी बहुत ज़्यादा हो गई, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर गई। तो यहाँ तक हमने ये बात सीख ली कि थर्मिस्टर्स के केस में रेजिस्टेंस जब कम हो जाती है ऑटोमेटिकली करंट की अमाउंट बढ़ गई। वाई एक्सिस पे करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज आ रहा है वो बहुत कम है।
जबकि करंट में आप चेंज देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस में ये चेंज आया है, करंट में कितना चेंज आया है यहाँ से ऊपर देख लें, ये करंट का चेंज है, करंट का चेंज बहुत ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज बहुत कम। यहाँ पर देखें पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज बहुत ज़्यादा है, करंट का चेंज क्या है, बहुत कम। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे देख लें तो यहाँ पर यूँ कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस इतना बड़ा, करंट की वैल्यू सिर्फ इतनी सी बड़ी है, ये हिस्सा, ये जो पोर्शन है सिर्फ इतना पोर्शन बड़ा। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि इन दोनों सब्सटेंस के ऊपर, चाहे वो नॉर्मल कंडक्टर्स हों चाहे वो थर्मिस्टर्स हों, इन दोनों के ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। ओहम्स लॉ अप्लाई ना होने की बेसिक वजह यह है कि टेम्परेचर का चेंज हो जाना। तो टेम्परेचर जब चेंज हो जाता है तो कंडक्शन की वैल्यूज़ डिफ़र कर जाती हैं। कंडक्शन की वैल्यूज़ किस किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? तो कंडक्शन की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं, नंबर 1 इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, कि करंट की अमाउंट रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, इन अ सेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी करती है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो करंट कम होता है, अगर रेजिस्टेंस कम हो तो अगर रेजिस्टेंस कम हो तो करंट ज़्यादा होता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट की अमाउंट कम होगी। लेकिन ओहम्स लॉ अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, देन देयर इज़ कंडीशन, द रेजिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखने के लिए हमें सुपर कंडक्टर्स की तरफ जाना पड़ेगा, कि सुपर कंडक्टर्स ही वो वाहिद चीज़ है जिन पर ओहम्स लॉ अप्लाई होता है, वरना हमारे पास ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिस पर ओहम्स लॉ अप्लाई हो। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए कि इसकी लेंथ, इसके अंदर चीज़ें, डायग्राम्स, ग्राफ्स, एक्सप्लेनेशन आपके पास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्टफ़ होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई हिस्सा नया आपने नहीं पढ़ा, ये सारे का सारा क्लास 10th में मौजूद था। नेक्स्ट इस जो टॉपिक का हिस्सा है, इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है, उसके अंदर अब हमने डिस्कस ये करना है कि रेजिस्टेंसेस के कम्बिनेशंस हैं, कुछ सीरीज़ और पैरेलल, जिस तरह आप प्रीवियस पढ़ के आए थे तो वो डिस्कस होंगे। लेकिन उसके लिए आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस चीज़ को बैठ कर पढ़ें, रिवाइज़ करें, ताकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उसमें ज़्यादा ये चीज़ें हेल्पफुल हों। तो ये था जी आपका पूरा का पूरा टॉपिक ओहम्स लॉ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में जब आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करते वक्त सबसे पहले ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लोगों ने उसकी कंडीशंस लिखें, उसके बाद ये डायग्राम बनाएं, यहाँ से एक्सप्लेन करें कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, फिर करंट की वैल्यू, फिर यहाँ पर वो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, उसके बाद प्रूफ, वो जो मैथमेटिकल के 2 स्टेप्स हैं, फिर रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करनी है आपने, रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट आप मूव करें इन 3 ग्राफ्स के ऊपर, इनको डिटेल्ड एक्सप्लेन करें तीनों चीज़ों को, कि ओहम्स लॉ कब अप्लाई होता है और किन 2 कंडीशंस में अप्लाई नहीं होता। थर्मिस्टर्स का डिफरेंट केस है तो उसको भी एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा बोर्ड में, तो इस तरह आपके पास मार्क्स गेन करने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अल्लाह हाफ़िज़।